देखो, राजस्थान का सामान्य परिचय, इसकी स्थलीय सीमा, भौतिक विभाजन ये हो गया था। आज अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान का भौतिक विभाजन। यानी राजस्थान का धरातल सारा एक सा नहीं है, यहाँ पर विविधता है। तो भौतिक दृष्टि से राजस्थान को और 4 भागों में बांटा गया है। भौतिक दृष्टि से 4 भाग कौन कौन से? ये थार का मरुस्थल 1 नंबर, दूसरा ये अरावली पर्वत श्रृंखला, दूसरा भौतिक भाग अरावली पर्वत, तीसरा ये पूरव का मैदान, पूरव का मैदान, और चौथा बच गया ये पठारी भाग है। इसको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या आड़ोती का पठार भी कहते हैं। आड़ोती का पठार। इस तरह से राजस्थान के 4 भौतिक भाग हो गए। अरावली पर्वतमाला, थार का मरुस्थल, पूर्व का मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, राजस्थान है कहां पर? कुल मिलाकर इस तरह से यदि बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर की रेखा जो जैसलमेर से होकर गुजरती है, 100 सेंटीमीटर की रेखा जो झालावाड़ से होकर गुजरती है। यानी राजस्थान 10 से और 100 सेमी वर्षा रेखाओं के मध्य है। इन्हीं रेखाओं के बीच में इनका विभाजन भी होगा, थार, मरुस्थल, अरावली। अब देखो एक एक नंबर वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर 1 थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल ये पहला भौतिक प्रदेश। तो थार का मरुस्थल, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि ये अवशेष किसका है? थार का मरुस्थल अवशेष किसका है? इसका क्या मतलब हुआ? जब पृथ्वी ठंडी हुई, इस तरह से पृथ्वी जब ठंडी हुई तो इसका नाम था पेंजिया। पेंजिया। और इसके 3 भाग थे। ये उत्तरी भाग स्थल था, इसका नाम था अंगारालैंड। अंगारालैंड। ये दक्षिणी भाग भी स्थल था, इसका नाम था गोंडवानालैंड। गोंडवानालैंड। बीच में ये पानी भरा हुआ था, समुद्र था, इसका नाम था टेथिस सागर। इसका नाम था टेथिस सागर। पृथ्वी के 3 हिस्से थे, अंगारालैंड, गोंडवानालैंड और टेथिस सागर। अब पृथ्वी के गर्भ में गर्मी थी, बाहर से तो ठंडी हो गई थी, और गर्भ में गर्मी थी। वो गर्मी फटने से भूगर्भिक हलचल हुई, यानी पृथ्वी के अंदर से गर्मी फटने से भूगर्भिक हलचल हुई, और अंदर से भूगर्भिक हलचल होने से इसका विखंडन हुआ। पेंजिया का विखंडन हुआ तो ये कुछ हिस्सा पानी का इधर गया, कुछ इधर आ गया। ये अंगारालैंड ये भी टूट गया, कुछ हिस्सा इधर छिटक गया। गोंडवानालैंड इसका भी विखंडन हो गया, ये भी कुछ हिस्सा इधर छिटक गया। इस तरह से फैल गए और वर्तमान के महाद्वीप और महासागरों के रूप में आई है, वर्तमान स्वरूप में आई पृथ्वी। जैसे ये संसार है वर्तमान स्वरूप में, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये यूरोप, ये एशिया, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये उत्तरी अंटार्कटिका। ये 7 टुकड़े हो गए अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के, 7 स्थल के टुकड़े हो गए, ये महाद्वीप कहलाए। फिर जो बीच का टेथिस नामक समुद्र था, ये दोनों साइडों में और इस तरह से फैल गया, इसके 5 टुकड़े हो गए टेथिस सागर के, वो महासागर कहलाए। ये दोनों साइडों में प्रशांत महासागर, बीच से ये अटलांटिक महासागर, ये हिंदुस्तान के दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुव के आसपास उत्तरी ध्रुव महासागर, और दक्षिण ध्रुव के आसपास दक्षिण ध्रुव महासागर। ये पेंजिया इस तरह से वर्तमान स्वरूप में आया। तो जो अपना राजस्थान है, ये राजस्थान किसका हिस्सा? यहां पर पहले क्या था? टेथिस नामक समुद्र लहराता था, यानी ये टेथिस सागर का अवशेष है। अब देखो ये थार मरुस्थल, ध्यान रहे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। सहारा जो अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अब देखो ये थार मरुस्थल एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप में ये है कहां पर? कौन से 2 देशों में है? सबसे पहला क्वेश्चन तो कि कौन से 2 देशों में है? देखो ये थार मरुस्थल यहां पर भारत और पाकिस्तान में है। पाकिस्तान और भारत, यानी प्रश्न पूछे थार का मरुस्थल कौन से 2 देशों में है? भारत और पाकिस्तान में। एक देश की पूछे तो भारत में। क्यों?
क्योंकि इसका 75% हिस्सा भारत में और 25% हिस्सा पाकिस्तान में, तो जो ज्यादा होगा वही उत्तर माना जाएगा। कौन से दो देशों में है? भारत और पाकिस्तान में। किस देश में है? भारत में, क्योंकि 75% हिस्सा इसका भारत में है। अब देखो ये भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ? 4 राज्यों में। सबसे पहले ये राजस्थान, राजस्थान भी इस तरह से फैला हुआ है। अब देखो राजस्थान के अलावा ये इस राज्य में भी है गुजरात, गुजरात, और ऊपर से ये पंजाब आगे इस तरह से फैला हुआ है। और ये राज्य कौन सा है? हरियाणा। इस तरह से थार का मरुस्थल भारत के कितने राज्यों में है? 4। ये राजस्थान, दक्षिण में गुजरात, ये पंजाब और ये हरियाणा, 4 राज्यों में है। ये इसका सर्वाधिक विस्तार है राजस्थान में। तो प्रश्न इस तरह से पूछे थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में है, तो इसका उत्तर क्या होगा? राजस्थान, क्योंकि सबसे ज्यादा ये राजस्थान में है। अब देखो इसकी प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं, उनकी बात करते हैं। तो मैं बताई थी 75% भारत में, 25% पाकिस्तान में। अब भारत में 75% है, यानी अब इसके कुल क्षेत्रफल का, ये थार का मरुस्थल अपने कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, यानी राजस्थान में प्रतिशत। तो राजस्थान में अपने खुद के क्षेत्रफल का ये 62% है, यानी पूरे भारत में 75%। 75% 4 राज्यों में, अकेले राजस्थान में कितना? 62%। देखो अगला प्रश्न इसके प्रतिशत से संबंधित क्या बनता है? ये राजस्थान के क्षेत्रफल का प्रतिशत, यानी ये थार का मरुस्थल जो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239, उसका कितना प्रतिशत है? तो थार का मरुस्थल राजस्थान के क्षेत्रफल का 58% है। राजस्थान के क्षेत्रफल का 58% है। अब देखो ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है 58% होगा थार का मरुस्थल। इसके अलावा राजस्थान में बीच बीच में और भी थोड़ा बहुत मरुस्थल है। थार के मरुस्थल को छोड़ करके राजस्थान में बाकी मरुस्थल है 3.11%। 3.11%। थार का मरुस्थल 58%, इसको छोड़ करके बाकी मरुस्थल 3.11%। कहने का मतलब राजस्थान में कुल मरुस्थल प्रतिशत कितना है, यानी कुल मरुस्थल प्रतिशत कितना है? तो 58% तो थार का मरुस्थल, इसके अलावा 3.11 अन्य मरुस्थल। तो राजस्थान में कुल मरुस्थल कितना हो गया? 61.11% राजस्थान के अंदर कुल मरुस्थल हो गया। ये इसकी प्रतिशत से संबंधित बात हो गई। अब देखो ये थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में है, कितने जिले कितने हैं? तो देखो थार मरुस्थल, और ये भौतिक रूप से राजस्थान के 12 जिलों में है। भौतिक रूप से राजस्थान के 12 जिलों में है, यानी 12 जिलों में ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, बलुई मिट्टी है। वो 12 जिले कौन से? नंबर 1 गंगानगर, नंबर 2 हनुमानगढ़, नंबर 3 बीकानेर, नंबर 4 चूरू, नंबर 5 जोधपुर, नंबर 6 जैसलमेर, नंबर 7 बाड़मेर, नंबर 8 जालोर। अब देखो बीच में 9 नंबर नागौर, 10 नंबर ये झुंझुनू, 11 नंबर सीकर और 12 नंबर जयपुर। भौतिक रूप से ये राजस्थान के 12 जिलों में है, भौतिक रूप से। अब देखो राजनीतिक रूप से राजस्थान के राजनीतिक विभाजन में एक जिला और भी शामिल किया गया है। तो राजनीतिक रूप से ये राजस्थान के 13 जिलों में है। अब वो 13वां जिला कौन सा है? सिरोही, यानी राजस्थान के राजनीतिक रूप से कितने जिलों में? 13 जिलों में है। ये जिले हो गए। अब देखो इसके बाद में इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं? ये थार का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या
और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। ध्यान रहे, विश्व में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मरुस्थल तो है सहारा, जो दक्षिण जो अफ्रीका महाद्वीप में है। लेकिन विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक जन घनत्व है किस मरुस्थल में पाया जाता है? इस थार के मरुस्थल में। यानी विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता, विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता ये भी थार के मरुस्थल में। जैव विविधता का मतलब पेड़ पौधे प्राणी वनस्पतियों की विविधता, तो सर्वाधिक जैव विविधता भी किस मरुस्थल में है? थार के मरुस्थल में है। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर, और ये विश्व का एकमात्र मरुस्थल है जिसका निर्माण दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से हुआ। यानी दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध से हवाओं की ऐसी मान्यता है कि उनके साथ कुछ मिट्टियां आकर के भी इसमें जम गई थी। विश्व का एकमात्र मरुस्थल जिसका निर्माण दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से हुआ, कौन सा है? थार का मरुस्थल। ठीक है, अब देखो ये यहां पर तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, इनके अथाह भंडार हैं। तो इसका क्या कारण है? थार के मरुस्थल में तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला, इसके अत्यधिक भंडार पाए जाते हैं। इसका क्या कारण है? देखो ये अवसाद है, अवसाद यानी इसके नीचे, थार के मरुस्थल के नीचे अवसादी चट्टानें होना, और इनके अंदर तेल, प्राकृतिक गैस और ये कोयला पाया जाता है। तो अवसादी चट्टानें होने के कारण यहां पर से तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले के ज्यादा भंडार है थार के मरुस्थल में। ठीक है, अब देखो मरुस्थलीय क्षेत्र में यहां पर कोई नदी तो नहीं, ज्यादा नदियां तो नहीं, फिर भी लेकिन इसकी एक महत्वपूर्ण नदी है, उसके ऊपर कई बार प्रश्न पूछते हैं। तो थार मरुस्थल की प्रमुख नदी है लुन्नी। ये नागपाड़ अजमेर से निकलती है इस साइड से, इस तरह से राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। लुन्नी, लवणी, लवणवती, आधी मीठी, आधी खारी भी इसको कहते हैं। नदी पढ़ाऊंगा उस समय सारी बात क्लियर होगी। तो थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? लुन्नी। देखो यहां पर वनस्पति कौन सी पाई जाती है? कंटीली या मरुदभिद, यानी जिनके कांटे ज्यादा होते हैं और पत्तियां छोटी होती हैं। तो थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी लुन्नी, यहां पर वनस्पति कौन सी पाई जाती है? मरुदभिद। अब देखो इस थार के मरुस्थल का और ये विभाजन हो गया। विभाजन करें तो आगे क्या प्रश्न बनते? देखो राजस्थान तो था कितनी वर्षा रेखाओं के मध्य? 10 से और 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखाओं के मध्य। अब ये थार का मरुस्थल कहां तक है? थार का मरुस्थल 10 से और 50 सेमी वर्षा रेखाओं के मध्य है। 10 से और 50 सेमी वर्षा रेखाओं के मध्य है थार मरुस्थल। 10 से 50 सेमी वर्षा रेखाओं के मध्य राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है? थार का मरुस्थल। अब इसको भी 2 भागों में बांट दिया, थार के मरुस्थल को भी 2 भागों में बांट दिया। तो इसको 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा, थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा है 10 सेमी वर्षा रेखा जैसलमेर से। इसको 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा है 25 सेमी वर्षा रेखा। तो थार का मरुस्थल 10 से 50 सेमी वर्षा रेखाओं के मध्य, इसको 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा 25 सेमी वर्षा रेखा। तो 2 भाग कौन से? एक तो शुष्क मरुस्थल, ये 10 से और 25 सेमी वर्षा रेखाओं के बीच में है। शुष्क मरुस्थल, शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र 10 से 25 सेमी वर्षा रेखाओं के बीच में, ज्यादा रेतीला। दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल, यानी बचा हुआ है वो, और अर्ध शुष्क मरुस्थल 25 से 50 सेमी वर्षा रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब देखो शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल के ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं, इनको अलग से पढ़ते हैं। सबसे पहले ये शुष्क मरुस्थल, इसमें कौन सा क्षेत्र आता है, इसके ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं कंपटीशन में, कौन से प्रश्न,
इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल कितनी वर्षा रेखाओं के मध्य 10 से 25 सेमी वर्षा रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? शुष्क मरुस्थल। देखो इसके अंदर क्षेत्र कौन सा आता है, कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंदर एक तो बीकानेर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा बाड़मेर और चौथा दक्षिणी पश्चिमी जोधपुर। यानी ये क्षेत्र शुष्क मरुस्थल के अंदर आता है। 10 से 25 सेमी वर्षा रेखाओं के बीच में 4 जिले बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और ये दक्षिणी पश्चिमी जोधपुर। पूरा जोधपुर नहीं, शुष्क मरुस्थल, मरुस्थल का ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र। अब देखो शुष्क मरुस्थल के ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं? 10 से 25 सेमी वर्षा रेखाओं के बीच में, यानी यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। इसके ऊपर प्रश्न क्या बनता है? एक तो ये जैसलमेर है, जैसलमेर में पाकिस्तान की सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों में ये पानी की उपलब्धता वाली एक श्रृंखला है और इस श्रृंखला में एक घास पैदा होती, सेवण घास। सेवण घास, ये जैसलमेर जिले में पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में सेवण घास की एक पट्टी या श्रृंखला पाई जाती है। इस श्रृंखला को क्या कहते हैं? लाठी सीरीज। लाठी सीरीज। तो देखो ये कई बार पूछा गया प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर जिले में पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली सेवण घास की श्रृंखला को स्थान क्या कहते हैं? लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है? सेवण घास की श्रृंखला। और सेवण घास दुधारू पशुओं के लिए अत्यंत पौष्टिक होती है। अब देखो ध्यान रहे, सेवण घास का स्थानीय नाम, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लिलोण। लिलोण सेवण घास का स्थानीय भाषा में नाम। देखो इसका वैज्ञानिक नाम है लस्यूरुस। लस्यूरुस सिडिक्स। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम लस्यूरुस सिडिक्स। तो ये लाठी सीरीज हो गई। अब देखो पश्चिमी राजस्थान में ये वर्षा तो बहुत कम होती है, लेकिन जब वर्षा होती है तो यहां पर अस्थायी झीलें बन जाती हैं। अस्थायी झीलें बन जाती हैं। अस्थायी झीलें, और अस्थायी झीलों को भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं? पलाया झील। देखो झील भी कई प्रकार की, एक तो प्राकृतिक झील, धरातल के ऊपर या पहाड़ों के बीच में अपने आप ही कोई गड्ढा जहां पर पानी एकत्रित हो जाए उसको प्राकृतिक झील। एक कृत्रिम झील जो जमीन को फाड़ कर खोद कर बनाई जाए। एक ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहां पर कोई गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे में पानी पड़ने से बनने वाली झील, उसको क्रेटर झील बोलते हैं। एक कोई उल्का पिंड वगैरह गिरने से धरातल में खड्डा बन जाता है, उसको वो झील, उल्का पिंड से निर्मित झील। पलाया झील किसे कहते हैं? वे झीलें जब वर्षा होती है तो पानी एकत्रित हो जाता है वहां पर, और वर्षा ऋतु बीतने के बाद में वो जो सूख जाती हैं। ठीक है। एक होती है लेगुन झील, जैसे चिल्का झील है, एक लेगुन झील है। समुद्र के निकट जमीन को काट करके बनाई जाने वाली झील क्या कहलाती है? लेगुन झील। और लेगुन झीलों को तमिलनाडु और केरल में कहते हैं पुलिकट झील। इनके अलग अलग स्थानीय नाम है। तो झीलों के प्रकार हो गई। पलाया झील वो झील जो वर्षा ऋतु में जिनमें पानी भर जाता है बाद में सूख जाती है। तो जैसलमेर जिले पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा जैसलमेर में वर्षा ऋतु में बनने वाली अस्थायी झील या पलाया झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? टाट, रन या तल्ली। तो टाट, रन या तल्ली क्या है? पश्चिमी राजस्थान में वर्षा ऋतु में बनने वाली अस्थायी झील क्या कहलाती है? टाट, रन या तल्ली। अब ये टाट, रन या तल्ली पानी एकत्रित हो गया, इनके पानी को जब कृषि कार्यों के लिए काम में लिया जाए, कृषि की जाए, टाट, रन या तल्ली अस्थायी झीलों से जब खेती की जाए उस कृषि को कहते हैं खड़ीन। तो खड़ीन क्या है? टाट, रन या तल्ली से की जाने वाली कृषि को खड़ीन कहते हैं। एक बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था, खड़ीन से संबंधित। ये जैसलमेर जिले में पालीवाल गोत्र के ब्राह्मण रहते हैं। पालीवाल गोत्र के ब्राह्मण, पालीवाल गोत्र के ब्राह्मण ये जमीन को खोद लेते हैं, फिर जब वर्षा होती है तो उसमें पानी एकत्रित हो जाता है,
फिर उसको ढक देते हैं, उस पानी को पीने के लिए रख देते हैं। यानी प्रश्न पूछा गया था, जैसलमेर जिले में पालीवाल गोत्र के ब्राह्मणों द्वारा पानी एकत्रित करने की विधि या पानी एकत्रित करने के टांकों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। तो खड़ीन के दो प्रश्न हो गए। एक तो टाटरन तल्ली अस्थायी जलों से की जाने वाली कृषि को भी खड़ीन कहते हैं। एक जैसलमेर जिले में पालीवाल गोत्र के ब्राह्मणों द्वारा पानी एकत्रित करने की परंपरागत विधि, जमीन खोद करके पानी एकत्रित किया जाता है, उसको भी क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल, इस क्षेत्र में एक सांप की प्रजाति पाई जाती है जो अत्यंत विषैला होता है, मनुष्य की सांस को भी सूंघ जाता है। उस सांप का नाम है पीवना। तो पश्चिमी राजस्थान में या शुष्क मरुस्थल में पाई जाने वाली सांप की वह प्रजाति जो अत्यंत विषैला होता है, वो कौन सा है? पीवना। इस शुष्क मरुस्थल में जैसलमेर के अंदर एक गांव है समगांव। ये एक पर्यटन स्थल है। इसकी विशेषता क्या है? यहां पर वनस्पति नहीं तो पूर्णतः वनस्पति रहित राजस्थान का एकमात्र पर्यटन स्थल कौन सा है? समगांव जैसलमेर। पूर्णतः वनस्पति रहित राजस्थान का एकमात्र पर्यटन स्थल कौन सा है? समगांव। और ये समगांव है कहां पर? जैसलमेर में है। ठीक है, अब देखो शुष्क मरुस्थल की अगली खासियत क्या है? यहां पर ज्यादा बलुई मिट्टी है, तो ज्यादा मरुस्थल है। लगभग 60% तो इस क्षेत्र के ऊपर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप या बालू के टीले शुष्क मरुस्थल में लगभग 60% भाग के ऊपर ये बालू का स्तूप या बालू के टीले, यानी बालू मिट्टी एकत्रित हो जाती है, ऊंचाई पहाड़ों की तरह से ऊंचे हो जाते हैं, वो उनको बालू का स्तूप या टीले कहते हैं। ध्यान रहे, इन बालू का स्तूपों को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं या मारवाड़ी में क्या कहते हैं? दोरे। बालू का स्तूपों का राजस्थानी भाषा में नाम। अब देखो ये जैसलमेर जिला है, इनमें बालू के टीलों को एक स्थानीय नाम से बोलते हैं दर्यन। तो जैसलमेर जिले में बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? दर्यन। ये बालू का स्तूप भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ पवन के समानांतर, कुछ लंबवत आकृति में। इनसे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो बालू का स्तूपों या टीलों के प्रकार देखो कौन कौन से हैं? नंबर 1 अनुदर्धे या रेखीय। इसका दूसरा नाम है पवनानुवर्ती, पवन के अनुवर्ती। अनुदर्धे, रेखीय या पवनानुवर्ती, ये पवन के समानांतर होते हैं, पवन के समानांतर। इस तरह से पवन के समानांतर। तो पवन के समानांतर कौन से बालू का स्तूप होते हैं? अनुदर्धे, रेखीय या पवनानुवर्ती। ये सर्वाधिक कहां पर? जैसलमेर में। अनुदर्धे बालू का स्तूप सर्वाधिक कहां पर? जैसलमेर में। दूसरे होते हैं अनुप्रस्थ। ये लंबवत आकृति वाले, यानी ये आपस में समकोण पर इस तरह से कटे हुए। अनुप्रस्थ या लंबवत, ये सबसे ज्यादा है बीकानेर में। अनुदर्धे बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर में, अनुप्रस्थ बीकानेर में। फिर तीसरे होते हैं बरखान या बरक्षान। ये दोनों नाम पूछे गए कंपटीशन में, अध्यापक भर्ती में। बरक्षान या अर्धचंद्राकार। ये धरातल से ऊपर उठे हुए इस तरह से होते हैं, मिट्टी उठी हुई होती है, और फिर ये अर्धचंद्राकार आकृति वाले होते हैं, हाशिए के समान। बरखान या बरक्षान अर्धचंद्राकार आकृति वाले, ये सबसे ज्यादा कहां पर? शेखावाटी क्षेत्र में, चूरू, झुंझुनू और सीकर में अर्धचंद्राकार आकृति वाले। ध्यान रहे, जब आवाज चलती है तो ये बालू के टिल्ले आवाज की दिशा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर स्थानांतरित होते रहते हैं, यानी टहलते रहते हैं। ये भी स्थानांतरित होते हैं, ये भी स्थानांतरित होते हैं, ये भी स्थानांतरित होते हैं। तो पहला प्रश्न तो ये, बालू का स्तूप सबसे ज्यादा कौन से महीनों में स्थानांतरित होते हैं? तो मार्च से
जून के मध्य बालू के टीले आवाज जब चलती तो स्थानांतरित होते रहते हैं। कौन से महीनों में सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं? मार्च से जून के मध्य। अगला प्रश्न इसके ऊपर यह बनता है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और बर्छान में से कौन से बालू का स्तूप सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं? तो सर्वाधिक गतिशील कौन से बालू का स्तूप होते हैं? सर्वाधिक गतिशील होते हैं बर्छान या बरखान, ये सबसे ज्यादा गति करते हैं। 3 बालू का स्तूप हो गए। अब चौथा है 4 नंबर बालू का स्तूप, पेरोम्बोलिक बालू का स्तूप। इनकी आकृति कैसी होती है? महिलाओं की एयर पिन के समान, यानी ये ज्यादा ऊंचे नहीं उठते। ये तो अर्धचंद्राकार आकृति वाले ज्यादा ऊंचे उठ जाते हैं, ये धरातल से ज्यादा ऊंचे नहीं उठते। महिलाओं की एयर पिन के समान आकृति वाले बालू का स्तूप कौन से होते हैं? पेरोम्बोलिक बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है, ये बालू का स्तूपों से संबंधित प्रश्न हो गए। शुष्क मरुस्थल से संबंधित प्रश्न हो गए। अब शुष्क मरुस्थल में पाई जाने वाली वह घास की श्रृंखला जो दुधारू पशुओं के लिए अत्यंत पौष्टिक है, क्या कहलाती है? लाठी सीरीज। किस घास की श्रृंखला थी? सेवड़ घास की। तो सेवड़ के अलावा अन्य घास भी पाई जाती हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था, दमन, अंजन और करड़, ये क्या है? तो दमन, अंजन, करड़ ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास की किस्में हैं। उसमें सीधा उत्तर था घास की किस्में। तो दमन, अंजन, करड़ ये भी क्या है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास की किस्में हैं। ये शुष्क मरुस्थल हो गया। अब देखो ये अर्ध शुष्क मरुस्थल, इसके ऊपर क्या प्रश्न बनता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल सबसे पहले बताई थी मैं, राजस्थान 10 से 100 सेमी वर्षा रेखाओं के मध्य है। थार का मरुस्थल 10 से 50 सेमी वर्षा रेखाओं के मध्य है। और थार मरुस्थल इसको 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा 25 सेमी वर्षा रेखा, एक तो 10 से 25 के मध्य ये शुष्क मरुस्थल 10 से 25 सेमी वर्षा रेखाओं के मध्य। बाकी बच गया ये अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल 25 से और कितनी रेखाओं के वर्षा रेखाओं के मध्य? 25 से 50 सेमी वर्षा रेखाओं के मध्य। बाकी बच गए वो जिले सारे इसी में हैं। देखो ये अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं वो? एक तो गग्गर का मैदान, इस गग्गर के मैदान के अंदर और कौन से जिले? ये गंगानगर और दूसरा जिला है हनुमानगढ़। गग्गर का मैदान, इसका उत्तरी हिस्सा गंगानगर और हनुमानगढ़। ध्यान रहे ये थार के मरुस्थल का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। थार के मरुस्थल का और सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा? सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? ये गग्गर का मैदान। यहां पर गग्गर नदी बहती है। ये गग्गर नदी कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है, फिर टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से होकर के गंगानगर और पाकिस्तान तक चली जाती है। इस गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। तो गग्गर के मैदान में गंगा नदी के इसका गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। अब देखो ये थार मरुस्थल का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र भी हो गया कौन सा? गग्गर का मैदान। थार मरुस्थल का सबसे उत्तरी क्षेत्र भी कौन सा हो गया? गग्गर का मैदान। दूसरा देखो शेखावाटी, निम्न भूमि, बंद करिए, निम्न भूमि, शेखावाटी, निम्न भूमि, शेखावाटी। इसके अंदर कौन से आते हैं? चूरू, झुंझुनू, वैसिकर। शेखावाटी निम्न भूमि यानी इसका धरातल नीचा है। चूरू, झुंझुनू, वैसिकर ये शेखावाटी निम्न भूमि होगी। शेखावाटी और निम्न भूमि होगी। शेखावाटी निम्न भूमि, चूरू, झुंझुनू और सीकर। इसमें से एक बार प्रश्न पूछा गया था, शेखावाटी में पाए जाने वाले कच्चे
वह पक्के कुएं क्या कहलाते हैं? तो जो है शेखावाटी क्षेत्र के अंदर कच्चे और पक्के कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। गग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ शेखावाटी निमन भूमि चूरू झुंझुनू और सीकर में। ठीक है, अब तीसरा देखो, नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, नागौर के आसपास का ये धरातलीय क्षेत्र ऊंचाई पर, इसलिए इसको नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इस क्षेत्र के आसपास ज्यादातर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। तो कई बार प्रश्न इस तरह से पूछते हैं, राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है? तो ये किसका अवशेष है? 33 सागर का। ये झीलें किसका अवशेष है? 33 सागर का। कई बार इस तरह से पूछते हैं, थार के मरुस्थल के स्थान पर पहले कौन सा सागर लहराता था? तो 33 सागर लहराता था। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी प्रमुख झीलें? डीडवाना, डेगाना, सांबर, इस तरह से ये प्रमुख झीलें डीडवाना, डेगाना, सांबर, ये खारे पानी की झीलें नागौरी उच्च भूमि के आसपास में पाई जाती हैं। फिर ये लास्ट में बच गया गोडवार, गोडवार या गोडवाड़ क्षेत्र। अर्ध शुष्क को 4 भागों में बांटा, गग्गर का मैदान, शेखावाटी निम्न भूमि, नागौरी उच्च भूमि। चौथा गोडवार या गोडवाड़। गोडवार या गोडवाड़ क्या है? ये पाली और जालोर में, पाली और जालोर में लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र का स्थानीय भाषा में नाम, लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र का स्थानीय भाषा में नाम पाली और जालोर में क्या कहते हैं? गोडवार या गोडवार कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये अर्ध शुष्क मरुस्थल हुआ। अब देखो ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इसका ढाल किस दिशा से किस दिशा की ओर है? ढाल का मतलब ऊंचाई से, और इसकी निचाई किस दिशा में है? धरातल पृथ्वी का सारा एक सा समतल नहीं, कहां पर ऊंचाई कहां पर निचाई। तो ये जो थार का मरुस्थल है इसका ढाल भी इस तरह से है, ये उत्तर पूर्व से इस साइड से इस दिशा की ओर है, यानी उत्तर पूर्व से, और किस दिशा में हो गया? दक्षिण पश्चिम में इसका ढाल, यानी ये इस दिशा में ऊंचाई पर है और इस दिशा में धरातल इसका नीचा है। तो थार के मरुस्थल का ढाल कैसा हो गया? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अब देखो ये जो थार का मरुस्थल है, मरुस्थल का मतलब ये बारीक मिट्टी, आम भाषा में इसका ये मतलब, तो सभी 33 जिलों में बराबर यहाँ पर बलुई मिट्टी नहीं है, यानी इसके